हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम क्या देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की जो बुक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान के हम 60 क्वेश्चन जो देख रहे हैं पेपर वाइज आपके, वो देखेंगे। आपको 2011, 2012, 2012 का दूसरा पेपर, यानी कि 3 पेपर आपको रितु मैडम ने कराए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, आपको पता ही सबको, इसलिए आपको उनको कराने के लिए कहा था, यानी कि उन्होंने आपको पेपर कराए हैं। आज ये जो पेपर है 2013 का पेपर है, यानी कि 2013 के पेपर हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की, समय व्यर्थ न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के, यानी कि मौर्य काल में जो उत्तर के पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम में भारत के डैश के लिए प्रसिद्ध था। सबसे पहली बात तो जब आपको यहाँ पर अर्थशास्त्र का वर्ड दिख जाए, देख लो अर्थशास्त्र, ये मत सोच लेना बहुत सारे बुद्धिजीवी यानी कि बहुत सारे बच्चों को आज भी अर्थशास्त्र और मौर्य का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया। अर्थशास्त्र आपको मेगास्थनीज वाला, सॉरी अब मेगास्थनीज बोला, चंद्रगुप्त वाली बात तो पता ही है, और मेगास्थनीज वाली बात पता है। और आपका अर्थशास्त्र लिखा किसने है? कौटिल्य ने लिखा है। तो भाई कौटिल्य, अर्थशास्त्र का मीनिंग जो है, अर्थशास्त्र का मीनिंग है राजनीति से जुड़ा हुआ सामान। इसमें क्या था, राजा को कैसे चलना है, राजा के पास कौन कौन बैठेगा, ये सब चीज़ें होती थी अर्थशास्त्र में। ठीक है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के डैश के, यानी कि इससे आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र किसने बनाया। सबसे पहला, अर्थशास्त्र किसके काल में है? मौर्य काल में। अर्थशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है भारत पश्चिम, उत्तरी पश्चिम में प्रसिद्ध किस लिए था? कंबल के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। एम्फोरा एक डैश था, तो वो क्या था? लंबा और दोनों तरफ हत्थे लगा जार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ये ज़्यादातर जो परिभाषित शब्द है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना आपकी बुक से ही आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। रोमन साम्राज्य के काली मिर्ची को इतनी मांग क्यों थी? क्योंकि उसे क्या कहते हैं? काला सोना। याद रख लेना, काला सोना इंपॉर्टेंट है। CBT एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। SST वाले बच्चे इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला सोना, काला सोना किसे कहा जाता है? और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो काला सोना तो आपको पता चल गया, और एक जो एक मिनट, चलिए अभी मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। रैट चक्के और आग्नेयस्त्र को आविष्कार डैश में हुआ, तो ये क्या था भाई? सबसे ये बात कर रहा है मध्यकाल की, एक तरह से जितने भी सब चीज़ें हैं मध्यकाल में। देखो पहला का जो काल था, सबसे पहले वाले में बिल्कुल आदमी को कुछ नहीं पता था, उसे बस ये पता था कि जीना कैसे है। सीधी सीधी बात ये, जीना कैसे, ना उसे कपड़ा पता था ना कुछ पता था। बीच वाले एज में उसके जब परिवर्तन आए, यानी कि जब धरती पर परिवर्तन आए शुरू हुए, तो वो घास फूस वाले मैदान में रहना शुरू करा, उसने बकरी को पालना शुरू करा। एक तरह से मतलब वो थोड़े बहुत रहने की स्टेज में आए। फाइनल स्टेज जो हम कहते हैं, उसमें उसने दूध निकालना, दूध पीना, खाना, पास पका के खाना, कपड़े पहनना, ये सब चीज़ सीख ली। सीधी सीधी बात ये, पहले ये बच्चा है, ठीक है, ये किशोरी अवस्था है, और ये क्या नाम है? जवानी की अवस्था, यानी कि इसे पूरा ज्ञान है, इसे क्या नाम? अधूरा ज्ञान है, और इससे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे कालों को बांटा करो आप, तब आप हिस्ट्री को ज़्यादा समझ पाओगे। देखो हिस्ट्री को अगर पढ़ना है, या फिर एक तरह से पॉलिटी को पढ़ना है, हिस्ट्री को, खासकर हिस्ट्री को तो पढ़ना ही है आपको, तो आप ये सोचिए कि अगर मैं होता तो उस जगह क्या करता। 101% ये मान के चलिए, आपका 80% आपका, अगर ये सोच के चलोगे तो 80% आपका आंसर सही आएगा। क्यों? क्योंकि आप उस परिस्थिति में सोचोगे, और आपका विकास, यानी कि इतना विकास हो चुका है कि आप उस परिस्थिति को जान सको। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के लिए सुल्तान की प्रशंसा के लिए सांस्कृतिक प्रस्तित्व पाया गया था, यानी कि प्रस्ताव पाया गया था? तो ये सीधे सीधे खिलजी का था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, तो वो क्या किया जाता? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये क्षत्रिय वाला कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिलता है? कौन से
पीरियड से शुरू होता है, जो क्या होता है, किसे कहते हैं, यानी कि जो आपके 4 वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपके कहाँ से शुरू होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता श्रेणी। सही बात, ये सही, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ये श्रेणी, यही कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। नाथ साहित्य का संबंध किससे है, तो ये ध्यान रखना, ये बंगाल यानी कि बंगाली से, यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाए, जिससे डैश के रूप में जाना जाता है। भाई सीधे सीधे यानी खुदाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है, खुदाई खिदमतकार आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की प्रस्ताव के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो याद रखना 26 जनवरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना, कई बार पॉलिटिकल के नेट में भी आ चुका है, तो इसलिए भी ध्यान रखना। क्यों मनाया जाता है, आपसे कोई भी ये पूछ ले कि भाई आप 26 जनवरी करते रहते हो। 26 जनवरी को तो ना तो क्या नाम कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा हुआ, ना कुछ भी हुआ, ना भारत आज़ाद हुआ, तो 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, यही कारण है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस है। पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी कांग्रेस ने, सीधे सीधे कह देता हमें आज ही आज़ादी चाहिए, सीधे सीधे ये कह दे, आप कोई भी ये कह दे कि मुझे आज ही क्या नाम रिजल्ट चाहिए, या आज ही आप मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो जब वो दिन वही रहेगा एक तरह से, और लड़ाई यानी कि आपने मान लिया कि आज मुझे सीटेट पास करना है, आज का दिन मतलब आज ही पास करना है, तो आज का दिन आपके लिए ये हो गया कि आज आपने पास कर लिया, अगले साल जब भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका पासिंग डेट हो जाएगी, और ये आपका संघर्ष का एक तरह से, इसलिए 26 जनवरी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बिग बियर एक उदाहरण है, भाई सीधे सीधे ये है नक्षत्र मंडल का उदाहरण है, याद रखना ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हम आपके और आपका और हमारा इतना कांटेक्ट है ऐसे, और ये आपका ये जो है चंद्रमा, और मान लीजिए क्या हो गया, ये आपका सूरज हो गया, छोटा हो गया सूरज, छोटा सा ही दिख रहा है अभी, क्योंकि तो ये पड़ी रोशनी, यानी कि यहाँ पर पड़ी रोशनी, और ये जो बच रहा है पार्ट ये हमें दिखा रहा है एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने तथा उसके अक्ष के ऊपर घूमने वाली बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक ही सिरा दिखाई देता है। आप मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, ये हो आप, ठीक है, ये गए हाथ और ये हो गए पैर, ठीक है, और यहाँ पर भी ये हाथ ये पैर, मैंने ड्राइंग गलत बना दी भाई, ठीक है, ये हो गए, ये हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब ये इसकी आँख, ये दो आप दोनों एक तरफ को देख के बात करो, तो ये व्यक्ति आपकी पीठ देख सकता है, या आप इसकी पीठ देख सकते हो, नहीं देख सकते जब तक ये घूमेंगे नहीं। तो वही कारण है हमारा सूरज वाला चंद्रमा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पृथ्वी अक्ष अपने अक्ष पर घूमती है, तो किससे तरह घूमती है, ये बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, याद रखना। और पूरब से पश्चिम की ओर कौन सा ग्रह घूमता है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ। एक आपको ये बताना है कि कौन से सीधे घूमते हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब कौन घूम रहा है और पूरब से पश्चिम कौन घूम रहा है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखा का आकार बढ़ता है या घटता है, जल्दी बताओ आगे। ये तो यार इतना तो ध्यान रखो, समान रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। पृथ्वी दिन क्या कहता है, पृथ्वी दिन और पृथ्वी दिवस, याद रखना दो कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी दिन, एक दिन किसके, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया गया समय, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये अक्ष है उसका, इस पर घूमने के लिए जो समय ले रही है वो।
और पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो है क्या है, दिवस। ठीक है, यानी कि सन के अराउंड और अपने अक्ष पर घूमने वाली। सबसे ज़्यादा कौन अपने अक्ष पर टाइम लगाता है, अपने अक्ष पर जो ये अक्ष है उसका, उस पर घूमने में कौन टाइम लगाता है वो बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीटी में, ध्यान रख लेना सीबीटी में। और कौन सा प्लेनेट है जो चंद्रमा के घूमने में टाइम लगाता है, वो तो सबको पता है। और सबसे कम टाइम में कौन घूमता है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विश्व के पूरे दिन में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। भाई ये सीधे सीधे विश्वत रेखा वाली बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये विश्वत रेखा वाली बात कर रहा है, ध्यान रखना। इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत ही, एसएसटी हो चाहे साइंस हो। देखो बच्चों, मजाक की वाली बात नहीं है, या फिर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरा पेपर 1 तो आसानी से पास हो जाता है, पेपर 2। बच्चों पेपर 2 आसानी से इसलिए पास नहीं होता क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली बच्चों से, खासकर आर्ट्स वालों पे और साइंस वालों पे। देखो कोई भी एक तरह से, मैं भी हूँ आप भी हो, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप ये सोचते हो क्योंकि मुझे सारी चीज़ें याद है, नहीं। और कोई ऐसा बच्चा है उस एनसीईआरटी ने उसने 10-10 बार छाट ली, उससे सारी चीज़ें नहीं, ठीक है। तो ये मत कहना कि कोई भी ये सोचे कि सारी चीज़ें याद होती, या किसी का मजाक मत उड़ाओ। देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़, आप जैसे जैसे एज ज़्यादा बढ़ती जाएगी आपकी जो माइंड की जो याद करने की कैपेबिलिटी है वो भी घटती चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप एक तो किसी का भी, आप चाहे किसी भी एज में मजाक मत उड़ाओ करो, या फिर आपके जो सोचेंगे यार पास नहीं हुआ, चल तेरे पे तो दही है, आप अपने उस पर ध्यान दीजिए, अपना सीटेट पास करिए और सीटेट पास करके जॉब लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 47 देखते हैं। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्य पत्तन क्या है, यानी कि एक तरह से जो सीधे चीज़ें उसकी बात करें। अटलांटिक महासागर में तट रेखा अधिक, तो एक आपने देखा होगा ये अटलांटिक महासागर, ये है पूरी धरती। अटलांटिक महासागर को क्या दिखाएगा, नीचे दिखाएगा, यानी कि अटलांटिक महासागर को जो आपका क्या है, नीचे क्या है ये बताइए। नीचे आपका देखिए, जो ये बात कर रहा था मैं, आखिरी में जो आपका यहाँ पर है ये क्या है, ये है आपका ये अंटार्कटिका, और इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक महासागर, ठीक है। और आपका ये आपका मान लीजिए हम, ये है अमेरिका, और इसके बीच में क्या है, यहाँ पर है ओशन ऑफ क्या है, अटलांटिक महासागर जिसे हम कहते हैं, और ऊपर क्या है आर्कटिक महासागर, यानी कि आर्कटिक महासागर ये, और ये तो आर्कटिक महासागर में बट गए। इधर क्या है, यानी कि इंडिया से इधर की तरफ लेके चले तो प्रशांत महासागर, उसके नीचे इंडिया के नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो ये आपको पता ही कि 5 महासागर जो हैं, एक आर्कटिक हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर, ये तो यानी कि ये सब चीज़ें, तो इनकी जो प्लेट है, यानी कि आर्कटिक जो अटलांटिक महासागर की जो हिलती हैं तटीय रेखा जो है उसकी क्या है, अधिक तंतुओं दर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसी ये तो आपको पता है एंडीज़ है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लौटे मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो ये होती हैं स्थान, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, और जब आता है तो समुद्र से यानी कि उल्टा हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। इसका जो ये वाला क्वेश्चन है लौटे मानसून का क्वेश्चन सीबीटी में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका था, तो इसलिए ध्यान रखना, चाहे आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की फेफड़े कहा जाता है। फेफड़े जो फेफड़े हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और जो ज़्यादातर ऑक्सीजन हमारी कहाँ से मिलती है, अमेज़न के जंगलों से। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन है, तो ये आपको पता ही है, अमेज़न के बेसिन नदी, यानी कि यही दोनों क्वेश्चन आपको मिल गए आपको, यानी कि इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ही खींच लीजिए।
दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट यानी कि आप पॉज करिए और इन दोनों क्वेश्चनों को लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट। मोल का क्या है, तो वो है एक प्रकार का घर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना तथा उनके नवीनीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है, तो ये आपका संसाधन प्रबंधन है। मैं जो आप रिसोर्स मैनेजमेंट सब पढ़ते हैं ना, रिसोर्स मैनेजमेंट का जो आपने 6th क्लास और 7th क्लास की जो उसकी ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा होगा रिसोर्स मैनेजमेंट, वो यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। रक्षक मेखला डैश की एक विधि है, तो ये क्या है, मृदा संरक्षण की विधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल है, तो भीमबेटका किसका है, पुरापाषाण का है, यानी कि पुरापाषाण का स्थल है, याद रखना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया। और ये किसका क्वेश्चन है आपको मैं बताऊँ, ये आपकी लूसेंट का क्वेश्चन है। लो और बता दो, चलो ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है, लूसेंट से उठाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में कौन से 3 देवता की विशेषता प्रमुख होती है, भाई ये आपका अग्नि, इंद्र और सोम, बताओ। बिल्कुल एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, देख लो, चाहे आप चेक कर लो लूसेंट का। जो लूसेंट जीके MCQ वाली है, पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर में से क्वेश्चन है ये। चलो और बता दो। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है डैश का, तो ये है भारतीय आर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर इम्पोर्टेंट है, भारतीय आर्य। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। किस स्थल पर मृतकों को प्राय उत्तर की ओर सर रख कर दफनाया जाता था, वो था ईमान गांव, यानी कि ईमान गांव। और ईमान गांव में एक चीज़ आजकल CBT में ये पूछी जा रही है कि शव के साथ कहाँ पर उसके जानवर को भी दफनाया जाता था, कौन से उस प्लेस था वो पूछा जा रहा है। और दूसरा क्या पूछा जा रहा है, कहाँ पर उसके साथ, यानी कि जो व्यक्ति है उसके साथ उसके सामान को रखा जाता था, वो भी पूछा जा रहा है। ये वाला तो आपके पास क्वेश्चन आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। बौद्ध द्वारा रसाओ व इच्छाओं के तृष्ण के निम्नलिखित में से क्या बात कही गई, तो वह बता तृष्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। उत्पादन को ब्रांडिंग करने से क्या होता है, बाजार के उत्पादन के दूसरे के उत्पादन से भिन्न हो जाता है, यानी कि भाई आपने मान लीजिए XYZ किताब खोल दी या XYZ प्रोडक्ट बना दिया और आपके से अलग कोई भी आपके जैसे प्रोडक्ट बना रहा है, आपने क्या है XYZ, तो उसे क्या कहना पड़ेगा, ABCD कंपनी से लेना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा ब्रांड अलग। ब्रांड जैसे वो कहते हैं ना, शिवाजी द बॉस में कहता है ब्रांड हूँ ब्रांड, तो वही आपका ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। भारत के संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की आत्मा, यानी कि आत्मरत्न कहा जाता है, सीधे सीधे भाई प्रस्तावना है। और प्रस्तावना को एक बार कब चेंज किया है, क्वेश्चन नंबर ये 42 है संविधान संशोधन में। 42 संविधान, 44 संविधान, 86 संविधान और आपका 91 संविधान, और कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये 43 हो गया, 44 हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि यह ध्यान रख लेना। और एक आपका कौन सा है, फ्री एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये सारे आपके संविधान में संशोधन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, तो ये यानी कि 2 हो जाएंगे। लोकसभा में कितने हैं, 2। और राज्यसभा में कितने हैं, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ राज्यसभा में कितने हैं। और राज्यसभा के मेंबर कितने साल के लिए रहते हैं, हर 2 साल में, जो 2 साल में जो हटते हैं वो कितने मेंबर हटते हैं। ये क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चन बता दे, और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है, तो भाई वो किसके ऊपर देता है, सबूतों के आधार पर देता है, ये नहीं कि अपने उस पर आधार देता। अगर अपने उस पर आधार देता सारी कायनात ही पलट देगा वो। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में किस पद पर आदिवासी प्रणाली परिलक्षित होती है, तो वो होते हैं जनजातीय पद हो जाएगा। हाँ, जनजातीय ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, सॉरी दूसरा हो जाएगा जनजातीय पद। क्वेश्चन नंबर 66 देखते 10 पाचन हैजा जैसी बीमारी, भाई सीधे सीधे उसे क्या हो रहा है, उसे सुरक्षित, यानी कि उसे ORS पिलाओ, ORS की वजह से, उसकी पानी की कमी की वजह से ये सब चीज़ हो गया, यानी कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
ऐसी चीज़, यही चीज़ आपको आज के टाइम पे हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, धूप की वजह से पानी की कमी, दस्त लगना, यानी कि इस तरह की चीज़ें। इसलिए बच्चों मैं कह रहा हूँ अभी भी आपके पास जो चाहे आपके पेपर ख़त्म होती, यानी कि आज आपका पेपर ख़त्म है, अगले दिन चाहे लेह लद्दाख चले जाना, पर अपने पेपर तक अपने शरीर को भी ध्यान रखना, अपने पेट को भी ध्यान रखो, कम खाओ, हल्का खाओ और अपने शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा खाओगे तब दिक्कत होगी, कम खाओगे तो ये रहेगा कि आराम से पानी वानी पी के अपना बिस्कुट खा के, नमकीन वमकीन खा के चल सकता है काम, ठीक है। तो यानी कि अपना, और दूसरा बाहर कम निकलो जिससे धूप आपको दिक्कत ना दे। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, सरकार और इनके कार्यों को चर्चा अक्सर अतिवादित विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, उद्देश्यात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंत्य क्रिया को आयत करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारक में विद्यार्थी और किशोरीय व्यवहार प्रवृत्ति पर अक्सर के यानी कि ये देखो सीधी बात कर रहा है, टेलीविज़न की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। परिवार और विद्यालय सब चीज़ें आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शैक्षिक गतिविधि पर बताए गए समय को शिक्षार्थियों बढ़ने के लिए सर्वोत्तम है, तो वो क्या हो जाएगा, नए विषयों पर उन पर विचार करने पर पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, एक छात्र भारतीय सेना यानी सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेले गई कठिनाइयों के विषय में उत्सुक होता है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेता है कि जिन्हें इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इस सैनिकों का, यानी कि वो क्या कर रहा है भाई, प्राथमिक स्रोत है, बिल्कुल बात है। आपने यानी कि आज आपको कोई हड़प्पा काल का व्यक्ति मिल जाए और वही आपको बता दे कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। वही आपको चीज़ें दे कि ये था वो डिवाइस जिससे मैं टेलीपोर्ट होता था, या फिर कह देता है टाइम ट्रेवल कर लेता था, तो ये कहेगा कि यही ओरिजिनल सोर्स है। तो ये होता है ओरिजिनल सोर्स। जो भी ओरिजिनल है वो प्राथमिक सोर्स, जो सेकेंडरी है यानी कि उसकी कॉपी है तो सेकेंडरी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन यानी केस स्टडी के लिए प्रेरित देता है, यानी एक प्रकरण देता है, टॉपिक देता है, तो क्या हो जाएगा उसका, निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त टॉपिक है, भारत का प्रमुख फसलें। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फसलों के बारे में सब बच्चों को नहीं पता होगा, और फसलों के बारे में वो आपको पता है, आपने भी वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक्सपेरिमेंट बोला, आपने वो फाइल बनाई होगी जब जैसे मई उनकी छुट्टी पड़ जाती है तो उस टाइम पे एक बार वो होता है कि चावल के दाने वाली फाइल, गेहूँ वाली फाइल, यानी कि उसमें लिख के जाना पड़ता है। फूड एंड कोई सा चैप्टर है वो 7th पर नहीं, 8th में चैप्टर है, याद नहीं मुझे भी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्य को ध्यान में रखते हुए निकाय निम्नलिखित में से क्या कहता है, तो वो कहता है तर्कण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग दर्शन के लिए क्या निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सामग्री का करता है, तो ये हो जाएगा तुलनात्मक चार्ट, यानी कि तुलनात्मक चार्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा लाल पीले नीले रंग कलर के चार्ट दिखाए जाते हैं कि भारत को किसी कलर से दिखा दिया, अमेरिका को किसी कलर से दिखा दिया, ऑस्ट्रेलिया को किसी कलर से दिखाया, तो वही हो जाता है तुलनात्मक चार्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखाते और यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अवबोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है, तो क्या हो जाएगा, दी गई समस्या के सदैव ठीक ठाक उत्तर देने के सामर्थ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्र कहता है कि टावर से निकलने वाली किरणें
छात्रों को बीमार कर देती हैं और ये छात्र को समाचार में सुनने, ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, सीबीटी में 1-2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो आजकल चल रहा है, फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि टावर वाली समस्या ही आजकल चल रही है, टावर वाली समस्या की वजह से बीमार होते हैं बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों को इस स्थिति में साक्ष्य एकत्र करने के लिए कहा जाएगा, अभिप्रेरण करेंगे, जिससे कि वह स्थिति को संतुलित आकलन कर सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इतिहास इंपॉर्टेंट है, भूगोल इंपॉर्टेंट है, राजनीति इंपॉर्टेंट है और अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीबीटी में, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होती है? तो वो हो जाती है किसी वंशावली यानी कि वंश का, जैसे कि अकबर है वो कब आया, बाबर है वो कब आया, हुमायूं है कब आया, औरंगजेब आया कब आया, और कौन था, बहादुर शाह जफर है कब आया। तो इसकी समय सारणी बनाते हैं और समय सारणी के आगे लिख दोगे मुगल एम्पायर। तो ये होता है समय सारणी। ये तो मैं हिस्ट्री वालों को पता ही होगा, छोटा है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। मानचित्र पर किस स्थिति को दर्शाया जाता है? तो वो दर्शाया जाता है कौशल। भाई आपको याद रखना, मानचित्र की जब भी बात आए तो कौशल, रूढ़िवादी चित्र, दिशाओं का ज्ञान, ये और आकृतियों का ज्ञान, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले जाए ये किसका निशान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये किसका निशान है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसका निशान है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सा है निशान, ये किसका निशान है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसका निशान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप मैप को एक तरह से मैप क्वालिफाई हो। ज्योग्राफी इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है जितना सब बच्चे समझ लेते हैं। ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, फलाना पढ़ लेंगे, टिक लेंगे। भैया ज्योग्राफी पढ़ना आपके हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ने से भी बहुत हार्ड है, जिसमें ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लो तो फिर तो भैया जिसने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया और जो फिजिकल ज्योग्राफी का धुरंधर है, आपको मैं कह रहा हूँ, चाहे आपने 12वीं कर रखी हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, फिजिकल ज्योग्राफी और ये मतलब ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली पूरी की पूरी। और ज्योग्राफी आप खड़े होकर पढ़ा सकते हो, यानी कि पढ़े एक तरह से खड़े होकर पढ़ा सकते हो, चाहे IAS PCS वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो ना। तो ये ध्यान रखना, उस दिन ही आप 50,000 1 लाख तक के व्यक्ति बन जाओगे। क्योंकि ज्योग्राफी पहली बात तो पढ़ाना मुश्किल है, और जो पढ़ा सकता है यानी जो पढ़ा रहा है वो उससे पूछ के देखो कि किस तरह से वो पढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून का परिचित कराने के लिए समय महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? परिचित संदर्भ में अधिक से अधिक उदाहरण देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षक के द्वारा शिक्षक कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयोगी लाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो इसमें कौन सा पहला ही विचारात्मक रुचि, यही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, रुचिपूर्ण गतिविधियों को, यानी रुचिपूर्ण आ गया। और ये हो जाएगा आपका टैग वर्ड है कि शिक्षार्थियों के विषय में प्रतिदिन आकर्षण बढ़ाना भी टैग वर्ड है। आगे पढ़ने की ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। संविधान पर चर्चा करते समय महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परीक्षण में की जाए ताकि छात्रों की जागरूकता हो सके। तो क्या हो जाएगा? उपनिषद के विरुद्ध संघर्ष के इस पर गहन प्रभाव, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, औपनिवेशिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम में क्या होगा? तो इसका आंसर क्या, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक केंद्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधि और रचनात्मक आकलन और संकलन, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए, तो उस विषय वस्तु क्या होना चाहिए? भाई सामाजिक, हमें सामाजिक प्राणी बनाना, तो वही उद्देश्य होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को आंसर देखते हैं। छात्रों के परिचित सामाजिक यथार्थ पर आलोचनात्मक अन्वेषण और उनमें प्रश्न का उठाने की जागरूकता होनी चाहिए। भैया सीधे सीधे SST जो पढ़ता है, साइंस वालों को छोड़ दो, SST पढ़ने वाले ये कहते हैं ना कि जब कम नंबर आ जाते हैं तब आर्ट्स भेज देते हैं। भैया आर्ट्स में आप आ रहे हो ना, ये ध्यान रखना, आप पूरे सामाजिक व्यक्ति हो,
यानी कि पूरे सोशल व्यक्ति हो, आपको हिस्ट्री का पता है कि कैसे कैसे आप डेवलप हुए, कैसे कैसे ज्योग्राफी का पता है क्या क्या चीज़ें हुई, पॉलिटिकल का पता है। और यही साइंस वाले स्टूडेंट को कह दो, उसे यही नहीं पता, उसे क्या नाम है, अगर एक एप्लीकेशन लिखवाने के लिए कह दो, FIR लिखवाने के लिए कह दो, वो नहीं पता। साइंस वालों को पता है कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है, ये ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें समाज में पता है क्या चल रहा है, ठीक है। अब वो समाज को झेलते हुए ना अपने माइंड को सेट करते चलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। हमारे जैसे विभिन्नतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तक इस प्रकार से होनी चाहिए। भाई क्या होना चाहिए, सभी क्षेत्रों को सामाजिक समूहों में उनके अवसर यानी कि जुड़ाव, तभी एक बुक का होता है। एज होनी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, समाज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, भाषा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, व्यक्ति के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसे गलत चीज़ें ना हो जो समाज या धर्म को प्रभावित करे, कोई भी ऐसे लैंग्वेज ना हो जो क्या नाम किसी भी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करे। यानी कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तभी आप बुक बनाते हो। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 86 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि NCF 2005 में सामाजिक विज्ञान के विषय के शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में किस समर्थ के लिए तैयार किए जाते हैं। वो हो जाता है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और ये जो ट्रिक है देखो, हाँ एक जो ट्रिक है, हम कहते हैं कि जो लंबे लंबे आंसर, देखो लंबे वाला आंसर नहीं होगा, खासकर पेपर 2 में नहीं होगा। पेपर 2 की तो ये कहानी है, पेपर 2 में आप लंबा आंसर को पकड़ोगे फेल हो जाओगे। पेपर 1 की कहानी में चल जाएगा वो आंसर। 87 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। भैया नागरिक समान अधिकार और जो काला रंग और भूरा रंग वाली बात थी ना, वो इसलिए चलाया गया था, यानी कि समान अधिकार नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए। और जो नेल्सन मंडेला जी थे, जिसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, फादर ऑफ क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया फादर ऑफ क्या कहते हैं, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए फादर ऑफ किस चीज़ के नाम से जाना था नेल्सन मंडेला जी को। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। और वो क्या है, उनको 2 नाम से फादर ऑफ क्या कहते हैं वो बताना है आपको, और कहाँ के गांधी जी हैं, कहाँ के गांधी जी वो भी बताओ। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। भाई मुख्यमंत्री का चुनाव के बहुमत, यानी कि मुख्यमंत्री का जो है बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी को विधायक के रूप द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से लिंग मूल्य भेदभाव प्रदर्शित करता है। तो यानी कि एक तरह से क्या कर रहा है, लड़कियां केवल घर के काम कर सकती हैं। मैंने आपको क्वेश्चन ये आपको बताया भी था, ये वाला क्वेश्चन कब बताया था, जब हम लिंग भेद वाला थ्योरी का चैप्टर पढ़ रहे थे, कि ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर 2 में मिलेगा, मिल गया पेपर 2 में। इसलिए मैं कहता हूँ ओल्ड पेपर आप सारे याद कर लो। भाई आज के टाइम पर बहुत सारे टीचर ये भी कह रहे हैं कि आप इनको मत करो, मैं कह रहा हूँ आप इनको भी याद करो, चाहे आपके 10 दिन या फिर 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, इनको भी याद कर लो। भैया आज के टाइम पर कुछ नहीं पता CBT का कहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाए। क्वेश्चन को याद करके चलो। क्वेश्चन इन 15 पेपरों में कुछ नहीं हो रहा, 15 पेपर याद कर लो। CBSE का कुछ पता नहीं कहाँ से क्या उठा के दे दे, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, एक बार क्लियर हो गया तो बस आपको बल्ले बल्ले है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में संरचना माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो होता है देश और संसार के बारे में समाचार देने का और उनके वाली यानी कि होने वाली घटनाओं पर चर्चा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका SST का सेक्शन, यानी कि 2013 का SST का सेक्शन आपने देख लिया, और आपको जो पेपर है वो मिल जाएगा। आपके जो साइंस वाले स्टूडेंट है, साइंस वाले स्टूडेंट परेशान ना हो भैया, आपके लिए भी हमने बात करी है रितु मैडम से। रितु मैडम अभी थोड़ी सी बिजी चल रही है, क्योंकि उन्होंने लाइब्रेरी की वीडियो है, इंग्लिश के वीडियो है, और आपके CTET की वीडियो है, यानी कि उनके पास भी वर्क लोड अभी थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। आपके जितने पेपर है, यानी कि आपके जो 15 पेपर हैं, वो आपसे वादा है, वादा रहेगा, आपको पेपर मिलेंगे। यानी कि पेपर एग्ज़ाम होने से पहले आपको पेपर वो सारे के सारे, चाहे आपको रितु मैडम एक महा मैराथन में करा दे, पर आपको रितु मैडम पेपर कराएगी ज़रूर। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और बच्चों ध्यान रखो, अपने शरीर का बाहर मत निकलना,
अपनी तैयारी करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो जिससे आपको बुखार या इस तरह की चीज़ें ना हो। थैंक यू।